Hello students, here we are again with our new topic, that is soil erosion and soil conservation. Dear students, last class में हमने soil के types और soil के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम soil erosion के बारे में और soil के conservation के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई soil erosion होता क्या है और soil conservation हम कैसे कर सकते हैं और ये हमारे लिए किस चीज़ से important होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सोयल और लैंड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। मीन्स लैंड का ही पार्ट सोयल होती है। जैसे हम लैंड डिग्रेडेशन करेंगे तो एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि सोयल इरोजन लैंड डिग्रेडेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन सोयल जैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो इसलिए हमें सोयल इरोजन को और सोयल कंजर्वेशन को एक अलग से टॉपिक के रूप में भी पढ़ना पड़ता है। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो टॉप मोस्ट लेयर जो अर्थ की होती है उसके ऊपर होती है, इसीलिए सोइल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि जो हम टॉप मोस्ट लेयर है उसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर हर जगह पॉसिबल नहीं है। एवरी सोइल जो होती है उसके जो टाइप्स होते हैं उसके लिए भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो टॉप मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज सोइल वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है हमारी इंडिया में, और हमारी इंडिया में अलग-अलग तरीके से उसके ऊपर हम क्रॉप की प्रोडक्शन करते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं हम उस सोइल इरोजन के बारे में और सोइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द फैक्टर व्हिच आर रिलेटेड टू द सोइल इरोजन एंड व्हाट आर आवर रिक्वायरमेंट्स फॉर द सोइल, और हम सोइल कंजर्वेशन के लिए किन क्राइटेरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी मिट्टी की अपर लेयर जो है उसको बचा सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन। Let us start with the definition of the soil erosion. That is, soil erosion is the denudation or wearing away. Denudation and wearing away का मीन है बेटा बह जाना। अगर हम लोकल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो मिट्टी का पानी के साथ चले जाना या अदर फैक्टर। यहाँ पे हम पानी को नहीं बोल सकते हैं। ओनली वाटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल इरोजन। कोई दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो वीयरिंग अवे हो जाती है, जो अपर लेयर हमारी सोइल की होती है। वेयरिंग अवे ऑफ द अपर लेयर ऑफ सोयल इट इज फॉर सोयल डिग्रेडेशन। तो हम इसको स्पेशल टाइप दिया, स्पेशल नाम दिया है, दैट इज नोन एज सोयल डिग्रेडेशन। दिस नेचुरल प्रोसेस इज caused by the dynamic activities of erosive agents। जो इरोसिव एजेंट्स होते हैं वो हमारे वो होते हैं जो सोयल इरोजन में अपनी भूमिका निभाते हैं, अपना योगदान देते हैं, अपना पार्ट प्ले करते हैं। दैट इज वाटर, दैट इज आइस, स्नो, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? सोइल इरोजन बोलेंगे। तो सोइल इरोजन और कुछ नहीं होता, अर्थ की जो टॉप मोस्ट अपर लेयर होती है वो वियरिंग अवे हो जाती है, हट जाती है, बह जाती है, चली जाती है। दैट इज कॉल्ड एज सोइल इरोजन। इसमें इतना सा था। बस यहाँ पे आप उसके जो इरोसिव एजेंट्स होते हैं जिनके ऊपर हमें रोकथाम करनी पड़ेगी ताकि वो अपना ये पार्ट प्ले ना कर पाए और हम सोइल की कंजर्वेशन कर पाए, तो इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप सोइल इरोजन की डेफिनेशन लिखेंगे, जैसा मैं हर बार कहता हूं कि आपकी डेफिनेशन को ब्रेक करके पढ़िए। तो टॉप मोस्ट लेयर का वियरिंग अवे हो जाना, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज सोइल डिग्रेडेशन। और ये कैसा प्रोसेस होता है? नेचुरल प्रोसेस होता है। और इसको करते कौन है? किसके द्वारा? कोज्ड बाय होता है। दैट इज द डायनेमिक एक्टिविटी ऑफ इरोसिव एजेंट्स। एंड वो इरोसिव एजेंट्स होते कौन कौन है? तो एक बार फिर लास्ट टाइम इसको रिवीजन कर लेते हैं बेटा कि यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको? वियरिंग अवे हो जाना, चले जाना, किसका? अपर मोस्ट लेयर का, अपर मोस्ट लेयर को, दैट इज द सेकेंड पार्ट। और किसका? सोइल का। ऑफ मोस्ट लेयर ऑफ द सोइल का क्या हो जाना? वियरिंग अवे हो जाना। इसको क्या बोलते हैं? द प्रोसेस का नाम भी दिया गया है, दैट इज नोन एज सोइल डिग्रेडेशन बोलते हैं। एंड दिस नेचुरल, और ये कैसा प्रोसेस होता है? नेचुरल प्रोसेस होता है। और ये किसके द्वारा? कोज्ड बाय, किसके द्वारा किया जाता है? एक डायनामिक एक्टिविटी की जाती है, जो कि कौन करते हैं? इसके इरोसिव एजेंट्स करते हैं। अब हम उसके नाम भी जान लेते हैं कि ये इरोसिव एजेंट्स होते कौन कौन से हैं। दैट इज वाटर, आइस, स्नो, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारे होते हैं सोइल इरोजन के एजेंट्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे होता है, इसके द्वारा कैसे होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि भाई ये आइस का अपना रोल कैसे प्ले करती है, स्नो कैसे करती है, एयर कैसे करती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो बताता है रीजन ऑफ सोइल इरोजन। तो चलो, सोइल इरोजन तो होता है लेकिन उसके मेन यहाँ पे हमें देखने हैं कि उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट आर द रीजंस ऑफ सोइल इरोजन? देखिए, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से पढ़ना बेटे। तो इसमें थोड़ा सा आपको अटेंटिव होके बैठ के पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसको एक बार ही पढ़ने की आवश्यकता है,
उसके बाद आपको दोबारा नीड नहीं होगी और ये आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आप इसको लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो बस ये हमारी पिछली क्लासेस में भी आता है, लेकिन जैसा कि ये 10th क्लास में आया है, ये 11th क्लास में भी आता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल्ड में हो जाता है। ये आपका यूपीएससी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ज्योग्राफी का, तो इसीलिए इसको जितना डिटेल से आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा ये अच्छे से समझ में आएगा। तो 10th क्लास में मेरे लिए, मेरे हिसाब से सफिशिएंट होता है सोइल एरोजन को अच्छे से समझने के लिए। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अटेंटिव होना पड़ेगा। देखिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। रनिंग वाटर एंड रेनफॉल। अब रनिंग वाटर जो होता है, इसको आप समझ सकते हो, वाटर ऐसा है जो स्टेडी नहीं है। रनिंग वाटर एंड रेनफॉल विच कैन वॉश अवे द टॉप सोयल एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब है अगर वाटर की स्पीड ज्यादा होगी तो आपका सोयल इरोजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो रनिंग वाटर होता है और रेनफॉल होती है, वो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रीजन आता है जिसके कारण हमारा सोयल इरोजन होता है। सेकेंड आता है विंड। विंड विच कैन ब्लो अवे, सीधी सी बात है, क्या कर देती है, ब्लो अवे कर देती है लूज सोयल पार्टिकल एंड क्रिएट डस्ट स्ट्रॉम्स, लेके आती है डस्ट के, जैसे धूल मिट्टी के, ज्यादातर आपके कहाँ पे, यहाँ आपको डेजर्ट्स वगैरह में दिखाई देखने को मिलते हैं। लेकिन ये तो आपको पता है कि विंड तो हमारे यहाँ पे बहुत तेज आती है, जिसको हम स्टॉर्म वगैरह का नाम दे देते हैं। लेकिन जो विंड स्टॉर्म होते हैं, डस्ट स्टॉर्म होते हैं, स्पेशल बोले जाते हैं। तो आप डेजर्ट्स वगैरह में देख सकते हैं, क्योंकि जो डेजर्ट की जो शेप होती है, जैसे कहीं पे मिट्टी ज्यादा है, कहीं पे मिट्टी कम है, कहीं पे मिट्टी के टीले बने हुए हैं, इस तरीके के आपको टीले बने दिखाई देते हैं। कहीं पे ऐसा है, कहीं पे ऐसा है, कहीं पे ऐसा है, और ऐसे आपको टीले दिखाई देते हैं। तो ये सब किसके कारण होते हैं, विंडस्टॉर्म के कारण होते हैं। इन विच, जहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ सोइल्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज डस्ट स्टॉर्म्स। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट हमारा होता है, जो यहाँ पे हमने फर्स्ट यहाँ पे पढ़ा है, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है। यहाँ पे जो मेन रीजन कारण होता है वो होता है वाटर। सेकंड में हमने पढ़ा वो क्या होता है बेटा, विंड होता है। थर्ड में देखते हैं एग्रीकल्चर। अब हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है। देखिए, विच कैन रिमूव द वेजिटेशन कवर, जो वेजिटेशन कवर को हटा देता है, एंड डिस्टर्ब द सोइल के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देता है, एंड एक्सपोज द सोइल टू इरोजन। अब आप बोलोगे सर एग्रीकल्चर करने से सोइल इरोजन कैसे हो सकता है, तो आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके मान ले यहाँ पे ट्री है बेटा, यहाँ पे आपके बहुत सारे ट्री लगे हुए हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारे ट्री अगर प्रेजेंट हैं, तो आगे देखिए, इन ट्री में यहाँ पे जो ये सोयल है, इसको ये अपने साथ यहाँ पे जकड़ के रखते हैं, अपने साथ बांधे रखते हैं, अपने साथ रखते हैं। यहाँ पे भी दूसरे ट्री जो है, लेकिन जब आपको एग्रीकल्चर करनी है, जैसा पिछले टॉपिक में हमने बताया था, एक एग्रीकल्चर के बारे में चुना था, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। और इनको काटते ही जो इन्होंने लूजन कर रखा था, इसने टाइटली पैक्ड थे जो यहाँ ट्री के साथ, अब यहाँ पे ये किसके सामने आ जाते हैं, अब ये एक्सपोज हो जाते हैं, किसके लिए, एयर के लिए। और जैसे ही ये आपकी हीट के कारण, और या दूसरे हीट के कारण, जैसे ही ये पार्टिकल्स बाहर ड्राई हो जाते हैं, ड्राई का मतलब सूखे हो जाते हैं विदाउट वाटर, तो ये सोइल इरोजन हो जाता है और ये ब्लो अवे हो जाते हैं। तो दैट्स वाई हमने बोला है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर रीजन तो है, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर कब करना, जब हम वेजिटेशन कवर को रिमूव कर देते हैं। तो वेजिटेशन कवर को जैसे ही हमने रिमूव किया और उस एग्रीकल्चर के लिए उस जमीन का इस्तेमाल किया, तो वहां पे सोइल इरोजन होता है, और वो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, ओनली एग्रीकल्चर है, क्योंकि हमारे जो वेजिटेशन कवर को रिमूव करने का जो मेन रीजन कौन था, वो एग्रीकल्चर ही था। सेकंड आता ग्रेजिंग। अब देखो, जो अब यहाँ पे जैसे प्लांट्स वो अपने साथ उसको टाइटली पैक रखते हैं, ऐसे ही जो ग्रास होती है ना, ग्रास और प्लांट है, यहाँ पे दोनों का नाम लिया है, ग्रास और प्लांट है, वो दोनों क्या रखते हैं, टाइटली पैक्ड रखते हैं बेटा। तो यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं, grazing which can reduce the grass and plant that protect the soil from erosion। अब देखो प्रोटेक्ट कैसे करती है, वो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। यहाँ पे जैसे वो आपको टाइटली पैक्ड रखती है, इसमें आप ऐड करके भी लिख सकते हैं, जैसे ग्रेजिंग विच कैन रिड्यूस द ग्रास एंड प्लांट्स। क्यों, क्योंकि ग्रास एंड प्लांट को रिड्यूस करने से, क्योंकि ग्रास एंड प्लांट्स विच टाइटली पैक्ड द सोयल नाउ एक्सपोज द सोयल to the air, that's why grazing is also a cause for the soil erosion। नेक्स्ट आता है आपका लॉगिंग एंड माइनिंग। जैसे आप माइनिंग करते हैं तो आपको क्या करने पड़ते हैं, क्लियर करने पड़ते हैं ट्री और वेजिटेशन को। तो यहाँ पे देखना बार बार जिक्र किसका, बार बार किसकी बात की जा रही है, ट्री की बात की जा रही है। तो ट्री एक इंपॉर्टेंट रोल करता है
जो आपके सोयल इरोजन को बचाने में हेल्प करता है। तो वेजिटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और वेजिटेशन तो आपने देखा ही है, मैं एंटायर चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ। कहीं किसी भी कंजर्वेशन की बात आती है, हमेशा पेड़ लगाओ की बात आती है, एफोरेस्टेशन हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए फायदे के लिए होते हैं, और डिफोरेस्टेशन हमेशा हमें नेगेटिव इम्पैक्ट ही देके जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो ट्रीज होती हैं, जो वेजिटेशन होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे किसके बेनिफिट के लिए है। हमें ट्रीज से कभी कोई नुकसान नहीं होता बेटे। उनके मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, उनके तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी हमारे लिए लाइक जैसे अमृत होता ना, उसका काम करते हैं। कि जैसे हम उसके मान लें, उसके गम को अगर हम बोलें तो गम का भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, O2 ही उसका वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम गैस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है छाल जिसको बोलते हैं, आई थिंक इंग्लिश में उसको बोलते हैं, अभी माइंड में वर्ड नहीं आ रहा है, बार्क, सॉरी क्या बोलते हैं, बार्क। जो बार्क होती है उसका भी इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे मेडिसिन वगैरह होगी उसमें, या आपके जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनमें भी जो ट्रीज की बार्क होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका इस्तेमाल, उनका हम यूज कहाँ पे करते हैं, उनके सारे वेस्ट प्रोडक्ट का हमारी डेली लाइफ में यूज किया जाता है। जैसे लार्ज एरिया माइनिंग के लिए हम लार्ज एरिया में क्या कर देते हैं, वेजिटेशन को हटा देते हैं, क्योंकि माइन का एक कोई स्मॉल स्केल नहीं है, इसका तो बहुत बड़ा स्केल होता है, कई एकड़ में कई हजार एकड़ तक चला जाता है माइनिंग का। तो उसमें भी सोइल को हम किसके लिए, सोइल इरोजन के लिए हम उसको एक्सपोज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कंस्ट्रक्शन। अब देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे करती है, विच कैन डिस्टर्ब द नेचुरल ड्रेनेज एंड कॉम्पैक्ट द सोइल। अब देखो, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम जो नेचुरल ड्रेनेज होती है ना बेटा, उसको क्या कर देते हैं बेटा, उसको क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। मान ली कंस्ट्रक्शन का मतलब है कोई भी हम डैम बना देते हैं बेटा, डैम बनाने का मतलब हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो जो नेचुरल फ्लो हो रहा था ना वाटर का, उस नेचुरल फ्लो को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर दिया। वो भी एक मेन इंपॉर्टेंट हो सकता है सोइल इरोजन में। और सोइल को हम क्या कर देते हैं बेटा, कॉम्पैक्ट कर देते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब वो एक जगह रुक जाती है, क्योंकि सोइल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम कौन करता है, मेनली वाटर ही करता है। जैसा आपने देखा है, जो नॉर्दर्न प्लेन हमारे हैं, हमारे जितने भी हम नॉर्दर्न प्लेन की बात कर लें, सारे नॉर्दर्न प्लेन जो वाटर है बेटा वो रिवर के द्वारा लाया गया है। जो रिवर पीछे से लेके आती है, जो पीछे से रिवर, सॉरी, जो पीछे से आपकी जो वाटर होता है वो लेके आया जाता है किसके द्वारा, सोइल इरोजन के द्वारा। तो वही हमारे प्लेन का निर्माण होता है उन्हीं के द्वारा। एक मिनट रुकिए, जस्ट मिनट। हाँ, जैसे कंस्ट्रक्शन विच कैन डिस्टर्ब द नेचुरल ड्रेनेज के बारे में हमने बात किया, तो मैं बता देता हूँ आपको। जो बेटा हमारी रिवर्स होती हैं, वो रिवर्स जो होती हैं वो किसको लेके आती है, जैसे आपने सोयल के टाइप में पढ़ा होगा ना, खादर, और यहाँ पे आपने बांगर, ये दोनों टाइप पढ़े थे वहां पे। ये दोनों के द्वारा किसके, ये डिपॉजिट्स हैं बेटा। ये डिपॉजिट्स कौन लेके आई हैं, आपकी रिवर ही लेके आई है। लेकिन जब हम कोई भी डैम की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जो ये मिट्टी ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये इसमें सबसे मेन रीजन हो जाता है कि वहां पे उस मिट्टी को हमने ब्लॉक कर दिया और उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, तो जिससे सोइल इरोजन हमारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है रिवर एंड स्ट्रीम्स विच कैन इरोड द बैंक्स एंड क्रिएट गलीज एंड रेविन्स। गलीज और रेविन्स का मतलब ही होता है बेटा सोइल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। यहाँ पे एरोड कर देती है बैंक्स को बेटा, और वहां से हमारी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। तो ये कुछ हमने रीजन पढ़े जो किससे रिलेटेड थे बेटा, जो हमारे रिलेटेड थे सोइल इरोजन से। देखिए ये था आपका फर्स्ट, ये था आपका सेकंड, विंड से, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, लॉगिंग ऑफ माइनिंग, या कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर रिवर और स्ट्रीम्स के द्वारा हो गया। दीज आर द सम मेन रीजंस विच कॉज सोइल इरोजन, जिसकी वजह से हमारा सोइल इरोजन होता है और मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, कट जाती है। चलिए, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इफेक्ट ऑफ सोइल इरोजन। अब देखिए सोइल का इरोजन हो गया, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे ऊपर। सबसे ऊपर देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बोला, लॉस ऑफ एरेबल लैंड, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लैंड थी ना बेटा, वो हमारे लिए उसका लॉस हो जाता है। सोइल इरोजन रिमूव्स द टॉप फर्टाइल लेयर, उसकी टॉप फर्टाइल लेयर जो होती है बेटा उसको ले जाती है। दिस लेयर इज रिच इन, किसमें होती है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके अंदर जो हमारे लिए प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड बाय द प्लांट एंड सोइल। तो जैसे ही डिग्रेडेड सोइल डज नॉट सपोर्ट क्रॉप प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं करती, और जिससे हमारी लो प्रोडक्टिविटी होती है। तो कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट कैसे करेंगे कि जैसे ही सोइल इरोजन हुआ, उसके बाद हमारी
जो टॉप मोस्ट लेयर थी अर्थ की वो नहीं रही, जिससे हमारे पास नेक्स्ट लेयर में हमें क्या मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, और इसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन थी वो हमारी क्या हो गई, डाउन हो गई। ये हमारा पहला पॉइंट बनता है। दूसरा, क्लॉगिंग ऑफ वाटरवेज। क्लॉगिंग ऑफ वाटरवेज का मतलब है द एग्रीकल्चर सोयल कंटेन पेस्टिसाइड्स होते हैं बेटा इनके अंदर, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं इनके अंदर, और इनके अंदर फर्टिलाइजर होता है और सेवरल अदर केमिकल्स होते हैं। तो दिस पोल्यूट्स द वाटर बॉडीज को क्या कर देते हैं बेटा, पोल्यूट कर देते हैं, और वाटरवेज हमारी क्लोइंग पोल्यूट हो जाती हैं वेयर द सोइल फ्लो, जहाँ पे सोइल फ्लो करती है। और आपको पता होना चाहिए अगर ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर इनके अंदर है बेटा, तो अगर ये हमारे वाटरवेज में, जैसे क्या होगा, मान लें एग्रीकल्चर की कोई लैंड है, वहां जैसे ही रेन आएगी वहां से पानी जो होगा बेटा हमारा, वहां से ट्रेवल करके कहाँ पे, किसी भी वाटर बॉडीज में, किसी भी वाटर बॉडीज में चला जाएगा, और इस वाटर बॉडीज का जब हम यूज करेंगे, सपोज कीजिए मान लें हम ड्रिंकिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसा आपको पता है बहुत सारी रिवर का इस्तेमाल, मतलब उसको हम पानी को ठीक करके उसको हम फ्री फ्रॉम द जम्स करके हम ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे उनसे हमारे सेवरल डिजीज हो सकती हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। जैसे आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, पूरी दिल्ली आपको पता है जो हमारी रिवर यमुना है उसका पानी पीती है, तो जैसे इसके आसपास की जो खेती वहां से सोयल जाके आप यमुना में जाएगी, तो वहां से वो उसको खराब कर देगी, और जिससे हमारे बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। नेक्स्ट, सेडिमेंट एक्युमुलेट इन द वाटर एंड रेज द वाटर लेवल रिजल्टिंग इन फ्लडिंग। अब जैसे सेडिमेंट उसके अंदर जाएंगे बेटा, तो उससे वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, और जिससे क्या आ जाएगी बेटा, आपकी फ्लडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट आता है एयर पोल्यूशन। बहुत ही टिपिकल बात है कि सोयल इरोजन से हमारा एयर पोल्यूशन कैसे हो सकता है। देखिए कि डस्ट पार्टिकल मर्ज इन एयर रिजल्टिंग इन एयर पोल्यूशन। इसके कारण बेटा डस्ट पार्टिकल्स, some of the toxic substances such as pesticide and petroleum can be extremely hazardous हो सकते हैं when inhaled। inhaled का मतलब जब सांस लिया जाता है, ये अंदर जाते हैं। the dust plumes from the arid and semi arid, सूखे रीजन से बेटा जब डस्ट उड़ के आती है सोयल के, अब देखो सोयल के इरोजन को आप टोटली नीचे तक सीमित मत रखिए, सोयल इरोजन आपका एयर पोल्यूशन के द्वारा भी होता है। अब सोयल जब एयर करेगी सोयल इरोजन, तो उसके बाद वो एयर को ऊपर उठाएगी, और वो डस्ट पार्टिकल्स आपके हवा में प्रेजेंट होंगे, और वो जब आप उसको इनहेल करोगे, उनके अंदर पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, या पेट्रोलियम जैसी चीजें हैं, तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, आपको आपको डिजीज हो सकते हैं, जिससे आपका एयर पोल्यूशन बढ़ता है। नेक्स्ट आता है डिसर्टिफिकेशन। सोयल इरोजन इज मेजर फैक्टर ऑफ डिसर्टिफिकेशन। इट ट्रांसफॉर द हैबिटेबल रीजन्स है, जो हैबिटेबल रीजन्स होते हैं बेटा इनटू द डेजर्ट्स में बदल देती है। किसमें बदल देती है बेटा, डेजर्ट्स में बदल देती है। डेजर्टिफिकेशन, सॉरी डिसर्टिफिकेशन नहीं, डेजर्टिफिकेशन बोलेंगे इसको। इसका मतलब बहुत सारी चीजें हमारी जो थी रहने के लायक थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, डेजर्टिफिकेशन में हो जाती हैं। एंड डिस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लैंड वर्सन्स द सिचुएशन, और डिस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लैंड जो होती है वर्सन द सिचुएशन हो जाती है। दिस आल्सो लीड द बायोडाइवर्सिटी आपकी खत्म हो जाएगी, डिग्रेडेशन ऑफ सोयल आपका होगा, और अल्टरेशन इन द इकोसिस्टम, और आपके इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा बेटा, चेंज आ जाएगा। ये भी इसका एक मेन रीजन होता है जो अफेक्ट होता है सोइल इरोजन के कारण। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्शन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो होना ही है। अक्यूमुलेशन ऑफ सोइल सेडिमेंट्स इन डैम्स में जाएंगे लॉन्ग विद द बैंक एंड रिड्यूस देयर एफिशिएंसी को क्या कर देती है बेटा, डिफ्यूज कर देती है। इट अफेक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट सच एज डैम्स वगैरह को, या कोई एम्बैंकमेंट बनाया आपने, या कोई ड्रेनेज वगैरह सिस्टम है, इसके ऊपर भी आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो मेन जो यहाँ पे 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया है लॉस ऑफ एरेबल लैंड होता है बेटा, और सेकंड जो मैंने आपको बताया है क्लोजिंग ऑफ वाटरवेज, ये भी होता है। नेक्स्ट आपका होता है बेटा एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी होता है, जैसे ही एयर आपकी विंड को लेके जाएगी, उसके बाद उसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे जो कि पेस्टिसाइड से रिलेटेड हैं। उसके बाद जब हम उनको इनहेल करते हैं तो उससे भी हमारा डिजीज वगैरह हो सकती है, तो ये भी एक उसका मेन रीजन है सोइल का अफेक्ट होता है जिससे। नेक्स्ट आता है डेजर्टिफिकेशन आता है, तो बहुत सारे एरिया जो होते हैं उनको किसमें, डेजर्ट में बदल देती है। दैट इज आल्सो ए नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सोइल इरोजन। द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Soil sediments in dams and along with the banks can reduce their efficiency. This it affects the infrastructural project such as dams, embankments and drainage. तो इन चीजों का भी हमें मेन अफेक्ट पड़ता है, किसके कारण, सोइल इरोजन के कारण। चलिए अब इफेक्ट्स के बाद आगे आते हैं। अब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ सोइल इरोजन।
अब सोयल हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कौन से क्राइटेरियन हो सकते हैं, कौन से मेथड हो सकते हैं जिसके द्वारा हम सोयल को कंजर्व कर सकते हैं। अब जहां पे इतने ज्यादा इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, तो उनको देखते हुए तो कंजर्वेशन ऑफ सोइल हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। हमारी जैसे हम लैंड को कंजर्वेशन करना चाहते हैं, तो सोइल इरोजन को कंजर्वेशन करना लैंड को ही कंजर्वेशन करना हो जाता है एक तौर से। तो यहाँ पे कंजर्वेशन हमें करना ही पड़ेगा, वरना एक चीज और हमने देखी थी कि अगर प्रोडक्टिविटी आपकी कम होती रहेगी, फैक्ट्स को जोड़ना स्टार्ट कीजिए, जितना बुकिश लैंग्वेज थी वो हम कर चुके हैं, अब उसको जोड़िए। इफ अगर सोयल एरोजन का कंजर्वेशन नहीं किया गया, तो मैं एक ही पॉइंट लेता हूं जिसके द्वारा आपको लगेगा कि सर ये मेन पॉइंट है जो नहीं होना चाहिए। अगर कंजर्वेशन ऑफ सोयल नहीं होगा, या आप एक बार सपोज कीजिए, तो आपकी जो मिट्टी होगी पर ईयर वो आपकी जो टॉप मोस्ट है वो जाती रहेगी, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगी क्रॉप प्रोडक्शन को। ये आप मानते हैं? अगर क्रॉप प्रोडक्शन आपका डायरेक्टली इफेक्ट होगा, तो उसमें नेक्स्ट स्टेप जो होगा, जो फार्मर उठाने वाला है, वो उठाने वाला है वो ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर देगा। किसका? पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का। अगर वो फर्टिलाइज, क्योंकि उसको प्रोडक्शन चाहिए, अब वो जहां पे वो अपने सारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अलावा अगर वो प्रॉफिट के तौर पर अपनी एग्रीकल्चर को देखता है, तो वो कुछ ना कुछ तो चाहेगा कि वो अपनी फैमिली के लिए बचाए, और उसके बाद जिसका वो डेली यूज में इस्तेमाल करे और इकोनॉमी में अपना जैसे उसका इस्तेमाल कर पाए, घर के जो भी बेसिक नीड्स होती हैं। अब मान ले, जब फॉर एग्जाम्पल, ये से एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी फार्मर है, मान ले फर्स्ट ईयर में उसकी प्रोडक्शन 50 क्विंटल थी, ऐसा हम सपोज करके चलते हैं। चलो 2-3 साल तक 50-49 50-49 रहती गई। अब सोइल इरोजन होता रहा। अब सेम कंडीशंस में, सेम प्रोस्पेक्टिव से, अब उसकी जो प्रोडक्शन थी, अब वो 46 हो जाती कुछ ईयर के बाद। अब वो 46 से वो 42 भी होगी। तो अब इस केस में वो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो मेन टाइप के फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए, इन सब का ज्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा। इससे प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इस प्रोडक्शन के कारण आप देखिए, फर्स्ट तो उसने मिट्टी को भी खराब कर दिया, उसने मिट्टी को, क्योंकि सोइल इरोजन दोबारा होगा, क्योंकि हम उसको कंजर्व तो कर ही नहीं रहे ना। क्योंकि उसको हम कंजर्व कर रहे होते तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती। तो अब वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड सब सोइल में आ गए। अब उसके बाद जब इरोजन होगा, पहले तो ये वाटर बॉडीज को डिफेक्ट डालेगी, जिसका हम पीने में इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। वाटर बॉडीज आपकी पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी? डिफेक्टेड हो जाएंगी, पूरी की पूरी पोल्यूटेड हो जाएंगी। नंबर 2, उस प्रोडक्शन से जो गेहूं आया होगा, जिसका हम कंजप्शन करेंगे घर पे, उससे भी हमारा नुकसान होने वाला है। तो देखना, एक सोइल इरोजन के छोटे से स्टेप ने आपकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। दैट्स वाई कंजर्वेशन ऑफ सोइल इरोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सोइल आपकी मेन्योर का इस्तेमाल आप करेंगे, क्योंकि बेटा मेन्योर के साथ प्रोडक्शन लिमिटेड हो जाती है, इसको एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन इस लिमिट में आपकी जो सोइल होती है बहुत ज्यादा फर्टाइल रहती है। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में, जहां पे फर्टिलाइजर, थोड़ा सा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके आपकी प्रोडक्शन को इतना गुना बढ़ा दिया जाता है, तो वहां पे आज किसान मेन्योर को यूज करने की सोच भी नहीं सकता। दैट इज द नेगेटिव साइड ऑफ मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि अगर पहले फर्टिलाइजर उपलब्ध ही नहीं था, तो वहां पे मेन्योर का इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसे ही अब मॉडर्नाइजेशन आया है, तो अब किसान फर्टिलाइजर का डायरेक्ट इस्तेमाल करेगा, और जैसे ही आपकी मिट्टी बर्बाद होगी, आपकी जिंदगी बर्बाद होने के 100% चांस हो जाते हैं। क्योंकि आप उसको कंजर्व भी करने वाले हैं, बाय ड्रिंकिंग के हिस्से भी और उसको ईटिंग से भी। दैट्स वाई कंजर्वेशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एस्पेक्ट बताया है, जहाँ पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगर मैं इसके सारे एस्पेक्ट आपको बताना स्टार्ट कर दूं, तो आप समझ जाएंगे कि जो आपकी न्यूज वगैरह में देखते रहते हैं कि G20 मीटिंग हो रही है पोल्यूशन को लेकर, या वो मीटिंग हो रही है उसको लेकर, तो जो ये सारे के सारे आपके बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जो पीएम है, या दूसरे देश के दूसरे जो ग्लोबल साइड के जो लीडर्स वगैरह हैं, वो एनवायरमेंट के ऊपर मीटिंग क्यों करते रहते हैं? क्यों आज के टाइम पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, फ्लड? क्योंकि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि सोइल भी एक प्रकृति का या आपके नेचर का पार्ट है। अगर आपने इसमें छेड़छाड़ कर दी, तो सब कुछ खराब होने वाला है। चलो इसको ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ते हैं, बस इसको लास्ट में वही मोरल क्या होता है स्टोरी का, जो मैंने आपको अभी सुनाई, कि सोइल को कंजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना इट बिकम ए सीरियस इशू, और जिसका भुगतान और कोई नहीं, हम अपनी लाइफ से करेंगे।
देखते हैं कि कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। पहला आता है अफोरेस्टेशन। ये तो बहुत चीजों के लिए है, पेड़ तो आपको पता है लाइफ है हमारी। मैंने आपको बता दिया था जितने भी कंजर्वेशन आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड आएंगे वहां पे आपको पेड़ अफोरेस्टेशन के बारे में जरूर मिलेगा, ये गारंटी है कि एफोरेस्टेशन तो करना ही चाहिए। क्योंकि एफोरेस्टेशन आप करोगे, पेड़ पौधे जितने ज्यादा होंगे ना उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है आपका मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो वेस्टर्नाइजेशन। आपकी जो लाइफ है वो ग्लैमरस हो गई है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो अर्बेनाइजेशन हो रहा है। अब अर्बेनाइजेशन हो रहा है तो उनको चाहिए आपकी अर्थ। अर्थ मतलब साफ सुथरी अर्थ चाहिए, जिसके कारण आप पेड़ों को हटाओगे। अब मॉडर्नाइजेशन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि आप पेड़ लगाकर उसको टैकल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है इन केस ऑफ इन्वायरमेंट को बचाने के तौर पर। तो पहला केस जो है बेटा फोरेस्टेशन। अगर कोई रीजन पूछेगा तो बता देना कि आपकी जो मिट्टी है उसको ये जकड़ के रखता है, बांधे रखता है। और दूसरा आपका यहाँ पे आता है, वो आता है ट्रेसिंग फार्मिंग। जैसा आपको फिगर में दिख रहा है कि यहाँ से अगर मिट्टी ऊपर से वायकर आती है तो सेकंड, जैसे आपको यहाँ देखिए आपको बताता हूँ, अगर मान लें यहाँ से मिट्टी का फ्लो होगा, यहाँ आएगी तो यहाँ पे वो रुक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। उसके बाद वो यहाँ से यहाँ आएगी तो वहाँ यहाँ स्टॉप हो जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेरेस फार्मिंग करके हम सोइल को कंजर्व कर सकते हैं, हम सोइल इरोजन को बचा सकते हैं। दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द कंजर्वेशन। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं शेल्टर बेल्ट। देखिए जो शेल्टर बेल्ट है बेटा, ये जो बेल्ट है ये शेल्टर बेल्ट के रूप में इस्तेमाल की गई है। ऐसे हम जो किनारों पर खेत के शेल्टर बेल्ट का इस्तेमाल कर देते हैं तो इससे जो मिट्टी आपकी जाती है, ये जो पेड़ पौधे हैं इन मिट्टी को जाने नहीं देते और वो मिट्टी आपके इसी एरिया में रह जाती है और आपका सोइल कंजर्वेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट आपका आता है बेटा शेल्टर बेल्ट का यूज कीजिए जब आप खेती कर रहे हैं, तो इसके बहुत फायदे होने वाले हैं। नेक्स्ट आपका आता है बेटा बिल्डिंग डैम्स। डैम्स को बिल्ड करके, तो जैसे जो मिट्टी पीछे से आ रही है ना बेटा, जो मिट्टी पीछे से आ रही तो उसको हम रोक कर हम डैम्स को करके बेटा उस डैम में यहाँ पे मिट्टी को क्या रोक लेते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से डैम्स को बिल्डिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, मिट्टी को बचा सकते हैं। अगर हम क्रॉप रोटेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, उसके द्वारा भी सोइल कंजर्व होती है। क्योंकि रोटेशन क्रॉप से जो होते हैं बेटा अलग अलग मिट्टी को दोबारा तैयार किया जाता है, और जो पेड़ होते हैं मिट्टी को क्या करेंगे बेटा अपने साथ जकड़े रहते हैं। तो हमें क्रॉप रोटेशन के द्वारा भी क्या हो जाती है, हमारी सोइल की कंजर्वेशन हो जाती है। नेक्स्ट आता है जो अब हमने पढ़े थे उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि आपको लिखना कैसे है एग्जाम में, आपको उसके बारे में देख लेते हैं। प्लांटिंग न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स इज अफोरेस्टेशन, ये तो सबको पता होना चाहिए। क्या यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल, ट्रीज वगैरह को लगाते हैं उसको अफोरेस्टेशन बोलते हैं। वी लिव बिकॉज प्लांट्स लिव, देखो बहुत अच्छी बात बोली इसने, हम इसीलिए जीते हैं क्योंकि प्लांट जीते हैं, तो इसलिए आपको प्लांट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ द प्लांट्स डाई ऑल लिविंग थिंग्स विल आल्सो डाई, बिल्कुल सही बात है, अगर प्लांट गए तो हम भी गए। Whenever trees are cut down, new trees should be planted, करने चाहिए। Planting trees in hilly areas are most effective for conservation, के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हिली एरिया में तो क्या होता है बेटा, सोइल जो होती है ना हमेशा क्या ये वाला स्लोप मिलेगा आपको, तो मिट्टी यहाँ से यहाँ से यहाँ से आने में इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो जैसे हिली एरिया में एक तो मैंने क्या बताया था आपको, शेल्टर बेल्ट्स के बारे में बताया था, वो इंपॉर्टेंट है। और एक आपको क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे फॉरेस्टेशन करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी सोइल की कंजर्वेशन में हेल्प करेगा। सेकंड आता है क्रॉप रोटेशन। बिटवीन हार्वेस्टिंग ऑन क्रॉप एंड प्लांटिंग द नेक्स्ट क्रॉप द फील्ड लाई बेयर, बेयर का मतलब उसको छोड़ देते, देयर इज ए टाइम पीरियड होता है व्हेन फार्मर डज नॉट, कोई भी क्रॉप नहीं होती। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फार्मर आइदर ग्रो ग्रास उगाता है या ग्रो क्रॉप टू प्रिवेंट द सोइल फ्रॉम सोइल इरोजन, ताकि दूसरा सोइल इरोजन ना हो पाए। तो या तो ग्रास को उगने दीजिए या फिर आप दूसरी क्रॉप का इस्तेमाल कीजिए, ये आपकी हेल्प करेगी किसमें, सोइल टू रिगेन द लॉस्ट मिनरल। इससे उसके मिनरल्स क्या हो जाते हैं बेटा, लॉस नहीं होते, रिगेन हो जाते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट आता है टेरेस फार्मिंग। जैसे मैंने आपको बता दिया हिली एरिया में फार्मिंग इज डन बाय कटिंग स्टेप्स ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स एंड दिस स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, को स्लो डाउन करते हैं और सोइल को रिमूव फ्रॉम वन स्टेप इज डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट स्टेप। ये मैंने आपको बताया था कि पहले स्टेप से अगर मिट्टी आएगी तो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप पे। दस द सोइल इज नेवर कम्प्लीटली लॉस्ट, तो आपकी सोइल नेवर कम्प्लीटली लॉस्ट नहीं होती, और टेरेस फार्मिंग से आपकी सोइल इरोजन हो जाती है। डैम्स आर बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लड्स को रोकने के लिए, विच नॉट ओनली डैमेज द क्रॉप बट आल्सो वॉश अवे द टॉप सोइल। आप बिल्डिंग डैम्स इसलिए करते हैं, किसको रोकेंगे बेटा,
फ्लड को रोकेंगे और जो आपकी सोयल है बेटा जो आगे जा रही है उसको भी रोक लेंगे, जिससे हमारी सोयल भी डैमेज होने से बच जाएगी। नेक्स्ट आता है बेटा आपका शेल्टर बेल्ट। मैंने आपको बताया था आपके खेत में जहां पे आपकी खेती वगैरह हो रही है, वहां पे आप जहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हो तो उसके चारों तरफ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा, प्लांट्स को ग्रो कर दिया, जिसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट के द्वारा भी हम सोइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ कंजर्वेशन ऑफ सोइल इरोजन जिनको हमने पढ़ना था। थैंक यू बेटा। ये आपके चैप्टर के रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का लास्ट टॉपिक था जो आज हमें करना था। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और वहां पे कुछ मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ कि ये आपके प्रीवियस हैं या आपके शॉर्ट हैं या आपके वेरी शॉर्ट हैं या आपके लॉन्ग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, टॉपिक आपका होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, जो मैं अपने आप अलग से जिसकी स्लाइड होगी, और उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपके प्रीवियस ईयर भी आ जाएंगे और उसमें आपके शॉर्ट भी आ जाएंगे, सारा सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। जो क्वेश्चन होंगे उनको कर लेना, उसके बाद किसी भी दूसरी बुक से या कहीं से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, नो नीड, कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे इसके बाद हम करेंगे केस स्टडी। जो केस स्टडी वगैरह आजकल आती है, केस स्टडी क्या रिलेटेड हो सकती है, और उससे अगली हम करेंगे असर्शन और रीजन। ये टॉपिक आपके जो रहेंगे इस चैप्टर के मैं करवाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लासेस में। लेकिन सबसे पहले हम इसका एक बेस जो तैयार करेंगे वो तैयार करेंगे इसके क्वेश्चंस को पढ़कर, कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकता है। और क्वेश्चंस बेटा इस तरीके से अरेंज होंगे जैसे आपकी ये वीडियो अरेंज थी ना, कि जैसे पहले मैंने आपको रिसोर्सेज के बारे में बताया, फिर सेकंड मैंने आपको उनके टाइप्स के बारे में बताया, नंबर थर्ड में फिर जैसे रिसोर्स प्लानिंग होगी मैंने उसके बारे में बताया, नंबर फोर जैसे लैंड की यूटिलाइजेशन हो गया, लैंड आपका रिसोर्स हो गया, लैंड पैटर्न हो गया आपका इंडिया में। मैंने इस तरीके से आपको जैसे टॉपिक करवाए हैं, जैसे सोइल के बारे में बताया और जैसे मैंने सोइल के यहाँ पे एरोजन के बारे में बताया। जिस तरीके से आपके टॉपिक मैंने ये करवाए हैं ना, वहां पे लिखे हैं ना पर सारे के सारे क्वेश्चन वीडियो से आधारित होने वाले हैं, कि एक टॉपिक ये उससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है और ये दूसरा टॉपिक है उससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल भूल जाना, पेपर तक बिल्कुल सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, और आपकी 10th के क्लास के जो पेपर होंगे उनमें इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपके स्कूल के जो असेसमेंट वगैरह होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं या आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, इससे बाहर कुछ भी आपका नहीं आएगा। होप करता हूं कि आप अगर क्लास में प्रेजेंट होंगे जहां पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं ट्राई करने वाला हूं, जिसको हम करेंगे और आपको आपके आगे लेके आएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और यही आपका लास्ट टॉपिक था सोइल इरोजन। इसके साथ आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर समाप्त होता है। अगर उसके अलावा फिर भी कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि रह गया है या मेरे को करवाना चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो हम उस टॉपिक को देखने के बाद, उसको एवेल्युएट करने के बाद मैं आपको बता दूंगा टॉपिक करने लायक है या नहीं, उस टॉपिक को हम कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।